हेलो एवरीवन, मैं एस के सिन्हा। आज 31 तारीख का जो पेपर 2 हुआ है जेईई मेंस का, उसके ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज के पेपर में ऑर्गेनिक थोड़ा मिक्स था। अभी शाम वाले में, सुबह का पेपर कहीं ज़्यादा आसान था, शाम वाले में थोड़े से क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन कुछ ट्रिकी हैं। खैर, फिर भी कुछ इजी क्वेश्चंस हैं, जैसे नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप देखें कि ये क्या है। फाइंड करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन। तो स्ट्रक्चर को पता लगाना है कि 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन। तो पेंटेन आपका पेरेंट चेन है, तो पेंटेन पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 ये भी है आपके पास, 1 2 3 4 5 ये भी है, और 1 2 3 4 4, अच्छा ये तो नहीं, 1 2 3 4 5 ये भी है। अब आपको दिमाग लगाना है, क्या कहता है कि 2 3 एंड 1 फिनाइल, तो 1 पोजीशन पे फिनाइल है, ये तो ठीक है, यहाँ भी ठीक है, तो 1 पोजीशन पे फिनाइल है, लेकिन 2 और 3 पे डाइब्रोमो है। तो ये 2 पे ब्रोमो है और यहाँ 3 पे ब्रोमो है, तो दिस इज योर करेक्ट स्ट्रक्चर, 1 फिनाइल 2 3 डाइब्रोमो पेंटेन। तो ये आपका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, है ना। आसान क्वेश्चन है, नोमेनक्लेचर जैसे ही आप शुरुआत करते हैं ऑर्गेनिक में, आप इसको सीखते हैं, आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज। इन चारों का बताना है आपको, रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में जब इलेक्ट्रोफाइल आता है तो वहाँ पहले अटैक करता है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस रिंग में ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या है, तो नेट डीएक्टिवेटिंग, कुल मिला करके इसका नेचर क्या है, तो नेट डीएक्टिवेटिंग प्लस एम तो है, लेकिन माइनस आई कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो नेट डीएक्टिवेटिंग। यहाँ क्या बैठा है, नाइट्रो, तो माइनस एम है यहाँ पर, माइनस एम माइनस आई, तो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग हो गया। तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को कम कर दिया। और यहाँ पर क्या है, तो मिथाइल बैठा हुआ है, तो ये मिथाइल हाइपर कंजुगेशन से ये क्या है, एक्टिवेटिंग, तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, और ये बेंजीन हो गया, तो रिफरेंस हो गया। तो सीधी सी बात है, आपका आंसर क्या होना चाहिए, तो बी सबसे बढ़िया होना चाहिए देन ए, और सबसे खराब कौन होगा, डी, तो बीचों बचा कौन, सी, तो डी सी ए बी, तो डी सी ए बी, डी से बढ़िया सी देन ए देन बी, दिस इज योर आंसर। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में यही आपका आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में जितना ज़्यादा होगा, ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, ग्रेटर द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 कि ये हमारे पास एनिलीन है और यहाँ पे दिया हुआ NaNl2HCl एंड हीट, फाउंड प्रोडक्ट गिव्स लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, कि यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है वह लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट देता है। ओके, स्टेटमेंट 2, एनिलीन एसिटिक एनहाइड्राइड इन pyridine, फाउंड प्रोडक्ट इज हाईली डीएक्टिवेटिंग ड्यू टू प्रोटोनेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 को चेक करने हैं कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो अब यहाँ पे 2-3 जगह पे आप फंस सकते हैं। पहला नंबर कि लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट किसकी प्रॉपर्टी है, अगर याद है तो अच्छी बात है। दूसरा नंबर, यहाँ कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। तीसरे नंबर पे यहाँ कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है और उसका नेचर क्या है। तो अगर आपने याद रखा होगा तो एनिलीन का जब रिएक्शन Nl2HCl में कराते हैं तो हम लोग अक्सर याद आता है कि यार तो डाइजेनियम बनता है, बिल्कुल बनता है, लेकिन कब बनता है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, और यहाँ तो खास करके हीट दिया हुआ है, तो यहाँ क्या बन रहा है, फिनॉल। और फिनॉल की क्या विशेषता है कि लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, तो पहला लाइन तो सही हो गया। अब रही बात दूसरी,
कि एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एनिलीन क्या बनाता है, तो एसिटानिलाइड बनाता है। कि NH वाले ग्रुप पे COCH3 आ जाता है। अब ये एसिटानिलाइड क्या है, ये कहता है फॉर्म प्रोडक्ट इज हाईली डीएक्टिवेटिंग। क्या ये बहुत ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग है? जी नहीं। क्यों? ये माइल्ड एक्टिवेटिंग है। नाइट्रोजन दोनों जगह पे इलेक्ट्रॉन बट रहा है, तो कुल मिला के बेंजीन में तो बट रहा है, तो दिस इज एक्टिवेटिंग ग्रुप। बहुत स्ट्रांग एक्टिवेटिंग तो नहीं है, लेकिन माइल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट जो है ये गलत है। इसका आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अब ये क्वेश्चन नंबर 4, ब्रोमोबेंजीन विथ कॉन्क नाइट्रिक गिव्स X एंड X विथ NaOH फॉलोड बाय HCl गिव्स Y। अब यहाँ पर क्या कंसेप्ट है कि जो हमारे पास ब्रोमीन है, ब्रोमोबेंजीन है, तो ब्रोमोबेंजीन में अगर कॉन्क नाइट्रिक का प्रयोग करते हैं तो ये होगा नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन कहाँ होगा? तो पारा पोजीशन पे। कई रीजन है, ब्रोमीन का अपना स्टेरिक साइज, तो पारा पोजीशन पे नाइट्रेशन होगा तो पारा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। और NaOH के साथ, तो यहाँ पे NaOH के साथ इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, SNAR हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, और ये आपके पास OH आ गए। लेकिन ध्यान देना, चूंकि ये जो फिनॉल है वो बेसिक मीडियम में क्या बनाएगा? साल्ट बनाएगा। तो फर्दर इसको फिनॉल में कन्वर्ट करने के लिए, ऑक्साइड को फिनॉल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग वीक एसिड का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। और यहाँ जो HCl दिया गया ये इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके पास क्या बन गया? तो पारा नाइट्रोफिनॉल। द आंसर इज पारा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास कौन सा आंसर है। तो ये हमारे पास जो है आंसर इज 2। तो सेकंड में क्या बन रहा है? पारा नाइट्रोफिनॉल, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी ऑफ द विटामिन्स अमॉन्ग A, B1, B2, B12, C, D and K कैन बी स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। अब इस जगह पे ये विटामिन्स बायोमॉलिक्यूल का क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कौन स्टोर होता है? ऑब्वियसली वो स्टोर होता है जो वाटर इनसॉल्युबल, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, इनसॉल्युबल होता है, और फैट सॉल्युबल होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आपके पास है A, B1, B2, B3, C, D एंड K, तो इसमें B1, B2, B3, C ये सभी वाटर सॉल्युबल हैं। तो ये बॉडी में स्टोर होते नहीं। हाँ, A स्टोर होगा बॉडी में, D स्टोर होगा बॉडी में, और K स्टोर होगा बॉडी में। तो आंसर इज A, D एंड K। तो कुल मिला के आपके पास जवाब क्या आया? तो 3। तो ये 3 जो है सो आपके बॉडी में स्टोर होंगे, और बाकी जो रिमेनिंग वाटर सॉल्युबल हैं स्टोर नहीं होते। एक और क्वेश्चन, बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड या HCl की मौजूदगी में AlCl3 के प्रेजेंस में बेंजल्डिहाइड बनाता है। तो ये जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है, क्लासिकल रिएक्शन है। अब कहता है कि इसका नाम क्या है? इटार्ड रिएक्शन? जी नहीं। इटार्ड रिएक्शन किसको कहते हैं? जब हम टॉलिन को रिएक्ट कराते हैं क्रोमाइल क्लोराइड से। स्टीफन रिएक्शन, तो स्टीफन रिएक्शन डिफरेंट है, ये रिडक्शन रिएक्शन है कि जब आप साइनोबेंजीन है तो वहाँ पर आप कराते हैं। रोजिनमंड, तो बेंजल्डिहाइड को आप बेंजोइल क्लोराइड से बनाते हैं जब बेंजल्डिहाइड, तो उसको कहते हैं रोजिनमंड। तो ये कौन सा रिएक्शन है? तो गैटरमैन कोक रिएक्शन है। तो ये बिल्कुल फैक्ट ओरिएंटेड सिंपल सा क्वेश्चन कि दिस इज एग्जांपल ऑफ गैटरमैन कोक रिएक्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये हमारे पास एक कंपाउंड है जिस पर DCl हमने ऐड किया। प्रोडक्ट क्या है आप बताइए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां पर कुछ नहीं वहां पर H है। तो DCl, तो पाई बॉन्ड के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, ड्यूटेरियम प्लस ऐड होगा मार्कोनिकॉफ तरीके से, और वहां पे कार्बोकेटायन बनेंगे जो ज़्यादा स्टेबल होंगे, और वहां पे कौन जाएगा? तो न्यूक्लियोफाइल जाएगा।
तो कुल मिला के दिख रहा है कि जहाँ पे H है वहाँ पर ड्यूटेरियम आ गया और अपोजिट साइड में मिथाइल के साथ क्या हो जाएगा, तो क्लोरो हो जाएगा। तो यहाँ पे इस बात को ध्यान देना है कि ऐसे कौन से ऑप्शन है जो इस मैकेनिज्म को, इस प्रोडक्ट को दिखला रहे हैं। तो भैया देख लो, यहाँ मिथाइल वाले एटम पर क्लोरीन जा रहा है, तो मिथाइल पे क्लोरीन यहाँ है, मिथाइल पे क्लोरीन तो और कहीं नहीं दिख रहा है, तो मिथाइल पे क्लोरीन यहाँ है और ड्यूटेरियम उसके बगल वाले में है। द आंसर इज 1। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट, अगेन ये सारे क्वेश्चन, ये भी एक बहुत सिंपल क्वेश्चन, मतलब इसको क्या कहा जाए कि जैसे ही कोई बच्चा एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ता है तो उसको ये समझ में आती है, उसको बताया जाता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक कितने तरह के होते हैं। तो बेंजीन को बेंजोइल क्लोराइड के साथ AlCl3 की मौजूदगी में रिएक्ट किया जाए तो क्या बनता है। तो AlCl3 सबसे पहले क्लोरीन को ले जाएगा, यहाँ क्या बनेगा, कैटायन, इलेक्ट्रोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, बेंजीन के साथ रिएक्शन करके, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करके, इस रिएक्शन को हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो आपके पास एसिटाइल ग्रुप है वो बेंजीन पे लग जाएगा, तो बेंजीन विथ एसिटाइल ग्रुप, तो ये क्या हो गया आपके पास, बेंजोफिनोन, तो ये आपका बेंजोफिनोन बन गया। तो ये इसका आंसर हो गया आपके पास। ये जो बेंजोइल ग्रुप आप देख रहे हो, तो ये जाकर के बेंजीन पर अटैक कर जाएगा, तो आपका बन जाएगा बेंजोफिनोन। तो क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज सिंपल इलस्ट्रेशन ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। अगेन क्वेश्चन नंबर 9, सल्फा एनिलिक एसिड को Na2 के साथ एसिटिक मीडियम में रिएक्ट किया गया तो X बना, और X के साथ ये जो आपके पास कंपाउंड है नेप्थाइल अमाइन, इसके साथ रिएक्ट किए तो Y बना। Y क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। सल्फा एनिलिक एसिड क्या है, तो सल्फा एनिलिक एसिड क्या है कि ये है NH2 और इधर है SO3H। दिस इज योर सल्फा एनिलिक एसिड। जब इसको NaN2 एसिटिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो ये बनता है नाइट्रस एसिड, और ये नाइट्रस एसिड क्या बनाता है, डाइजोनियम। तो सल्फा एनिलिक से क्या बन गया, तो सबसे पहले डाइजोनियम बना, और ये डाइजोनियम क्या करेगा, ये जो आप देख रहे हो नेप्थाइल अमाइन, अल्फा नेप्थाइल अमाइन के साथ रिएक्ट करता है, तो अल्फा नेप्थाइल अमाइन, तो यहाँ पर यही ध्यान रखना कि ये जो बेंजीन रिंग है यही एक्टिवेटेड है, तो इसी के साथ रिएक्शन करता है पारा पोजीशन पे स्टेरिक रीजन के कारण। तो आपका जो आंसर है, ये जो कपलिंग होगी इसी पोजीशन पे होगी, एंड दिस इज योर, ये एक डाई बनता है ना। तो इस बात को ध्यान देना है कि दिस इज योर डिजायर्ड प्रोडक्ट। वाई क्या है, तो वो वाई यही कपलिंग प्रोडक्ट है ना, नेप्थाइल अमाइन के साथ। तो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर इज 1। नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट ऑफ 2-methyl butane formed in presence of sunlight is। तो भाई देखो 2-methyl butane, ये हमारे पास 2-methyl butane है, क्लोरीनेशन आप करा रहे हो, सनलाइट में करा रहे हो, तो क्या होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। तो जितने भी जगह पे संभव हाइड्रोजन है, sp3 कार्बन पे हाइड्रोजन है, उन सभी जगहों पे मोनोक्लोरेशन होता है। तो पहले मैंने 1 पे करा दिया, फिर हम यहाँ पर 2 पे करा देते हैं, फिर मैं यहाँ पर 3rd कार्बन पे क्लोरीनेशन करा देता हूँ, और फिर मैं 4th कार्बन पे क्लोरीनेशन करा देता हूँ। और अब देखते हैं कि कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ी सी चालाकी की गई है। क्या चालाकी की गई कि यहाँ पे इसने ये नहीं डिफाइन किया है कि स्टीरियो प्रोडक्ट को समझना, लेना है या नहीं लेना है। अब जैसे आप देखिए इस कार्बन को, ये जो आपका प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में ये कार्बन आपका किराल है, और जब किरल कार्बन है, यहाँ क्लोरीन बना लगा, तो ये मिथाइल और क्लोरीन दोनों अलग अलग हो गए। तो नाउ क्लोरीन यहाँ लगा और किराल ये हुआ, तो कितने आंसर आ गए, R+S।
इसी तरीके से अगर यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना बन रहा है, तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बन रहा है क्योंकि यहाँ पर किराल है नहीं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप करेंगे तो ये कार्बन किराल हो गया, तो यहाँ पर कितना बनेगा R+S, और यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पर कोई भी कार्बन किराल नहीं है, तो यहाँ पर कितना बनेगा 1। तो कुल मिला के आपके कितने आंसर हो गए, तो 2, 1 3, 2 5 और 1 6, आंसर इज 6। तो क्वेश्चन नंबर 10, नंबर ऑफ मोनोक्लोरेशन प्रोडक्ट ऑफ 2-methyl butane फॉर्म्ड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज, आंसर इज 6। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कंपाउंड X with molar mass 108 gram per mole undergoes acetylation to give product with molar mass 192 gram per mole. Total number of amine group in benzoate molecule X is. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब ध्यान दो, इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। मान लिया जाए, लेट X is R-NH2 whole X। हम क्यों माने कि NH2 एक ही है, 2 है, 3 है, 4 है, लेट X है। ठीक, तो क्या कराना है, एसिटाइलेशन, यहां पर क्या लगाएंगे, एसिटाइल क्लोराइड लगाएंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड लगाएंगे, कुछ भी लगा देंगे। एसिटाइल ग्रुप लगाना है, तो एसिटाइल अगर आपने पढ़ा है तो अमाइन के साथ एसिटाइल लगेगा तो क्या होगा, एक H घट जाएगा। तो ये फार्मूला क्या आएगा, RNHCOCH3 होल X। ठीक है, अब इसका मास कितना है, 12, 2, 14, R+14X इक्वल टू 108। और यहां पर क्या हो गया, R प्लस, तो 13, तो ये हो गए, और इधर 12 गुना 2 24 और 16 40 3 43 3 56। यहां ध्यान देना। हाँ 58, R+58X हो गया। दिस इज इक्वल टू 192। तो 58X माइनस 14X, (44X) is equal to 84। तो बेसिकली ये 42 आंसर आएगा, आप देख लेना इसको। तो दिस विल बी 42X, X इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे X का वैल्यू कितना आ गया, तो 2 आ गया। सीधी सी बात, आप यहाँ पे R+14X, 14 2 अच्छा देखो यहाँ पर 14 2 16 है, ये 16X है। ठीक है, तो R+16X इक्वल टू 108 एंड RNHCOCH3 होल X। तो ये हो गया हमारे पास 15, सब ठीक अपनी जगह, 58 है। तो ये यहाँ पर हो गया हमारे पास 14 की जगह पे 16 हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 42X। तो 42X इक्वल टू 84, देयरफॉर X इक्वल टू 2। इसका क्या मतलब हुआ कि इस कंपाउंड में, X कंपाउंड में 2 अमाइन ग्रुप हैं और दोनों अमाइन ग्रुप पे एक हाइड्रोजन का लॉस होने के बाद एसिटाइल ग्रुप आ गया, तो ऑब्वियस है कि उसके मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गए। बढ़ के कितने हो गए, तो 192। ठीक है, तो इस तरीके से आज का जो पेपर है ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आई होप यू एंजॉय इट, और हम लोग फिर मिलेंगे कल के डेट में अगले पेपर के साथ। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।